नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो जीएस का 50 प्रश्न है। एमसीक्यू फॉर्मेट में है। सभी टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं, सब्जेक्ट से प्रश्न उठाए गए हैं। आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी एकदम चरम पर है। मेरा फर्ज बनता है कि आपकी तैयारी को अंजाम दें, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो देखें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो भी इस तरह के वीडियो देखेंगे। कारण यह है कि बहुत लोग कोर्स बेचते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पैसा लेते हैं। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये वरदान साबित होगा। आपसे एक गुजारिश है, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप जाने कि अगर आप बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो तैयारी करवाई जा रही है, बिहार एसएससी की तैयारी करवाई जा रही है। ठीक है, बिहार एसएससी की तैयारी करवाई जा रही है। बिहार एसएससी की तैयारी के क्रम में आप जानते हैं कि आपका जो सेगमेंट होने वाला है, एक तो जीएस और साइंस की अगर हम लोग बात कर लें तो ये 75 प्रश्न रहने वाले हैं, 75। ठीक है, उसी तरह से अगर आप रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग और मैथ की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो ये भी 75 प्रश्न रहने वाले हैं। यानी कि आपको टोटल जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो 150 के मिलेंगे। ये सारे सिलेबस आप समझ गए होंगे, देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा कर लें। जीएस और साइंस के जो 75 का ये जो सेगमेंट है, ये मेरे द्वारा आपको पूरा किया जाएगा। टेंशन ना लें, जब तक परीक्षा चलेगी तब तक हम ये करते रहेंगे और जीएस और साइंस हम मजबूत कर देंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्स में लेट हैं, लेकिन हम इसको पूरा करेंगे। बाकी जो रीजनिंग और मैथ का जो सेगमेंट है, ये कहीं से आप देख लें, 25 मैथ रहेगा, रीजनिंग 50 रहेगा। इसको भी ध्यान से, 50 जीएस, 25 साइंस, 50 रीजनिंग, 25 मैथ, और सभी जो क्वेश्चंस होंगे वो 4 नंबर के होंगे। यानी कि टोटल अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका जो अंक होगा ये 600 अंक का होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है। तो रीजनिंग 50 और मैथ 50, ये दोनों जो है ये आपको प्रैक्टिस से प्राप्त होगा। अगर आप पहले से जानकारी है आपको तो आप इसका सिर्फ प्रैक्टिस करें, बाकी का काम हो जाएगा। ठीक है, जीके जीएस हम यहाँ पे कर देंगे, साइंस भी कर देंगे। बाकी जो रीजनिंग मैथ है, कभी कभार हम जब फुर्सत में होंगे तो रीजनिंग और मैथ की भी क्लास ले लिया करेंगे, लेकिन औपचारिक रूप से इसकी तैयारी हम करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी जीएस साइंस ही चलता रहेगा बराबर, लेकिन बीच बीच में जैसे संडे हुआ या फिर और कभी हम इस पर चर्चा करेंगे, रीजनिंग और मैथ को भी देखेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग चलेंगे जीएस और साइंस के पेपर पे, जो कि लगातार जारी है, रोजाना आ रहा है 6 बजे शाम में। ठीक है, तो देखें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपका जितना भी यहाँ पे जानकारी हो वो आपको पहले मिल सके। ठीक है, वीडियो सबसे पहले आप पर जाए नोटिफिकेशन के रूप में। तो ठीक है, अब आगे हम लोग चलेंगे। आज का जो सवाल है वो देखेंगे। तो पहला सवाल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, रिंगिट किस देश की मुद्रा है। क्वेश्चन है आपका, रिंगिट किस देश की मुद्रा है। तो राजधानी और मुद्रा जरूर याद रखें। ठीक है, तो रिंगिट किस देश की मुद्रा है। मलेशिया, फिलीपींस, पाकिस्तान, इंडोनेशिया। एक एक करके हम थोड़ा सा पहले देख लें। मलेशिया की अगर हम राजधानी की बात करें तो कुआलालंपुर इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा जो है ये रिंगिट है। कहने का मतलब आपका जो सही जवाब हो जाएगा यही हो जाएगा। ठीक है, रिंगिट है। फिलीपींस की अगर हम लोग बात कर लें तो इसकी राजधानी मनीला है। इसे जरूर याद रखें। इन सारी चीज़ों को थोड़े थोड़े करके जो फेमस हैं, जो कि आते हैं, परीक्षा फ्रेंडली होते हैं, तो उसको जरूर याद रखें। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और इसका जो मुद्रा है ये पीसो इसे कहा जाता है, या फिर पेसो भी कहीं कहीं मिलेगा आपको लिखा हुआ। पाकिस्तान का आप जानते होंगे, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद, ये पड़ोसी देश भारत का है। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। रुपया के रूप में इसकी मुद्रा को जाना जाता है। इंडोनेशिया भी एक तरह से कह सकते हैं, भारत का पड़ोसी ही है, लेकिन थोड़ा दूर कह सकते हैं। इसकी राजधानी जकार्ता मानी जाती है, जकार्ता है, और इसकी जो मुद्रा है ये भी रुपये के रूप में ही जाना जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देख लें तो आपका सही जवाब रिंगिट जो होगा वो मलेशिया का मुद्रा है। राजधानी इसका कुआलालंपुर है। ठीक है,
चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। दूसरा कहता है मान बुकर पुरस्कार संबंधित है। देखिए बुकर पुरस्कार दो तरह के होते हैं, एक बुकर पुरस्कार होता है और एक मान बुकर पुरस्कार होता है, ठीक है। तो साहित्य प्रशिक्षण खेल उपयुक्त सभी आराम से इसे पकड़ सकते हैं। मान बुकर पुरस्कार जो होता है ये साहित्य से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, कुचिपुड़ी नृत्य, नृत्य लोक नृत्य जो है ये जरूर याद रखें। लोक नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब। चार ऑप्शंस में से आपका आंध्र प्रदेश सही जवाब होगा। कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से, ठीक है। 4 नंबर सवाल देखेंगे। 4 क्या कहता है? रानी के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। रानी के अभिलेख, रानी का अभिलेख इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें रानी का वर्णन है। अशोक की जो रानी है कुरुवापी या कुरुमापी करके था, नाम याद नहीं है, तो रानी उसका यहाँ वर्णन है, इस अभिलेख में वर्णन है, इसीलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। वो कैसे दान करती थी, उसका जीवन कैसा था, तो ये सारा वर्णन किया हुआ है इसमें। तो रानी का अभिलेख जो है ये कौशाम्बी अभिलेख कहलाता है। इसे कहीं कहीं आप प्रयाग अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। प्रयाग अभिलेख के नाम से भी आप इसे जानते हैं, ठीक है। प्रयाग अभिलेख भी कहीं लिखा रहेगा, कहीं कौशाम्बी अभिलेख लिखा रहेगा, कहीं रानी का अभिलेख लिखा रहेगा। दो जो आप देख सकते हैं, मेरठ अभिलेख और एक टोपरा अभिलेख, ये दोनों को फिरोज शाह तुगलक जो कि तुगलक वंश का था, ठीक है, इसे याद रखें। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? दिल्ली लेकर चला गया था। कहाँ चला गया था? दिल्ली लेकर चला गया था और वहीं इसे स्थापित कर दिया था। मेरठ और टोपरा का जो अभिलेख था, तो ये दो कहाँ चले गए? दिल्ली चला गया। रुमिनदेही अभिलेख जो आप देख रहे हैं ये नेपाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। तो एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए सारी चीजों को आप नोट करते जाएं। चलिए आगे देखेंगे। 5वां, शक संवत की शुरुआत कब से मानी जाती है ये बताना है। तो शक संवत की शुरुआत आप देखें ऑप्शन 78 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व, 319 ईस्वी या फिर 622 ईस्वी। अगर आप यहाँ बात करें तो शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में मानी जाती है। कनिष्क के शासनकाल से शुरुआत ये मानी जाती है। इसे शक संवत से तो हम जान गए। 58 ईसा पूर्व या कहीं कहीं आप 57 ईसा पूर्व भी आप इसे देख सकते हैं। कहीं कहीं आपको 57 ईसा पूर्व भी दिखेगा, कहीं कहीं 58 ईसा पूर्व दिखेगा। दोनों को ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ये विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। विक्रम संवत की शुरुआत, ठीक है, विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। 319 ईस्वी को अगर हम लोग देखें तो ये गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। गुप्त संवत की शुरुआत, इसे भी आपको याद रखने हैं। अगर 622 की बात करें, 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। हिजरी संवत की शुरुआत की गई थी। तो आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी खास करके ये 2-3 जो हैं, ये तीनों आपको पूछे जा सकते हैं, एग्जाम फ्रेंडली है। बार बार क्वेश्चंस ये आते हैं। 78 ईस्वी, 58 ईस्वी, 319 ईस्वी, गुप्त संवत, विक्रम संवत और शक संवत, ये बराबर पूछ दिए जाते हैं। चलिए अब देखेंगे इतिहास का पिता। तो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आसान है, आप लोग जानते होंगे, अरस्तु, हेरोडोटस, प्लूटो, टॉलमी। 4 ऑप्शंस में से आपका हेरोडोटस जो होगा ये इतिहास के पिता माने जाते हैं, हिस्ट्री के पिता माने जाते हैं। अरस्तु को आप जानते होंगे, ये जीव विज्ञान के पिता माने जाते हैं, जीव विज्ञान के पिता माने जाते हैं। तो इसे भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को माना जाता है। चलिए 7वां देखें, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव कब शुरू हुआ था? ध्यान से देखें, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में चुनाव जो प्रत्यक्ष चुनाव शुरू हुआ तो कब से माना जाता है? 1909 ईस्वी, 1919, 1935, 1892 ईस्वी। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो इसका सही जवाब आप देखें तो 1919 ईस्वी इसका सही जवाब होगा। और एक बात और, जो 1919 का मार्ले मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड, इसको सॉरी मार्ले मिंटो ने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट इसे भी बोला जाता है। याद रखें 1919 ईस्वी का जो सुधार आया था उसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता था। चेम्सफोर्ड जो था वो गवर्नर था, इसे भी आप याद रखें। मॉन्टेग्यू जो था वो भारत के सचिव था, भारत का सचिव था। इसमें एक और चीजें जानी जाती है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत के सचिव था और ये गवर्नर था। ये सुधार आया था 1919 ईस्वी में। इसमें एक चीज याद रखने योग्य चीजें हैं। प्रत्यक्ष चुनाव तो आप जान ही रहे हैं। एक चीज और याद कर लें, इसमें महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया था। महिलाओं को सबसे पहले मत देने का अधिकार, महिलाओं को मत देने का अधिकार था, मत देने का
अधिकार मिला था। तो ये भी आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये भी आपके लिए एकदम इम्पोर्टेंट है, महिलाओं को मत देने का अधिकार। एक और इसमें चीजें बीती थी, आपको याद होगा, प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लें, ये सारी चीजों को आप नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से 1919 सुधार जाना जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। महिलाओं को मत देने का अधिकार 1919 ईस्वी से ही मिला था। प्रांतों में द्वैध शासन भी लागू किया गया था। मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था, जबकि चेम्सफोर्ड गवर्नर था, उस समय वायसराय कह सकते हैं। ये सारी चीजों को आपको नोट कर लेने हैं। 1909 ईस्वी को जाना जाता है पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इस समय शुरू किया गया था। पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। इसे माना जाता है कब? 1909 ईस्वी को। इसे क्या बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से ये जाना जाता है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 ईस्वी मार्ले मिंटो सुधार, इसमें पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी। 1935 की थोड़ा सी चर्चा कर ले हम लोग यहाँ पे। 1935 ईस्वी का जो भारत अधिनियम आया था, ये खास करके भारतीय संविधान का आधार बना। भारतीय संविधान का आधार इसको कह सकते हैं, भारतीय संविधान का आधार इसे मान सकते हैं। प्लस एक और चीज इसमें हुआ था, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना भी इसके एक सेकेंड, आरबीआई की स्थापना माना जाता है, आरबीआई की स्थापना, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट, केंद्र में जो द्वैध शासन था, द्वैध शासन, तो ये भी आपको याद रखने हैं। भारतीय संविधान का आधार 1935 बना। आरबीआई की स्थापना 1935 के अंतर्गत की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन भी लागू किया गया था। भारत का जो आप सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई थी 1949 ईस्वी में। तो ये सारी चीज़ों को आपको नोट कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों, 1909, 1919, 1935, ठीक है। ये तीनों 1909 जो मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी इसमें। 1919 जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड गवर्नर था। उसी तरह से मार्ले जो था वो भारत का सचिव था, इसको भी आप याद रखें, भारत का सचिव था ये, ठीक है। और ये क्या था? गवर्नर था। तो ये भी आपको याद करने हैं। मिंटो जो था गवर्नर था, उसी तरह से भारत का सचिव गवर्नर हो गया। 1919 ईस्वी में अगर आप देखें तो महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला था। 1919 ईस्वी में ही देखें तो प्रांत में द्वैध शासन लागू किया गया था। अब देखें 1919, 1935 में इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, भारतीय संविधान का आधार भी बना था ये, आरबीआई की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। 1935 बहुत इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान के लिहाज से, ठीक है। चलिए नोट कर लिया कीजिए। 8वां नंबर देखेंगे, समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोफाइट, आइसोहाइट, आइसोहेलाइन, आइसोबाथ। तो इसको बोला जाता है आइसोहाइट। ये सारी चीज़ों को आप नोट कर लें, याद कर लें, ठीक है। आइसोफाइट, आइसोहाइट, आइसोहेलाइन और आइसोबाथ सभी के। अब आगे देखेंगे, आधार संख्या में कितने विशिष्ट अंक होते हैं? बहुत आसान है। आधार संख्या कितने अंकों का होता है? 16, 10, 14, 12। तो इसका सही जवाब 12 हो जाएगा। आधार में 12 अंक होते हैं, 12 विशिष्ट अंक होते हैं। चलिए क्वेश्चन, संसद की निम्न सभा कहलाती है? संसद में संसद जो बनता है, सबसे पहले आप देखें कि संसद बनता है, संसद 3 चीजों से बनता है। पहला आप देखें तो लोकसभा होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है ये कहलाता है राज्यसभा। और तीसरा की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो तीसरा होता है राष्ट्रपति। तो आप देख सकते हैं 3 चीजों से संसद का निर्माण होता है, संसद बनता है। तो संसद की जो निम्न सभा जो होती है, सभा की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, तो लोकसभा कहलाती है। इसे निम्न सभा के नाम से जाना जाता है, निम्न सदन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जबकि राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, उच्च सदन कह सकते हैं, उच्च सभा कह सकते हैं, तो राज्यसभा को बोला जाता है, ठीक है। इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन, अस्थाई, ठीक है, सदन कहा जाता है। जबकि अगर हम राज्यसभा की बात कर लें तो ये अस्थाई सदन होता है, अस्थाई सदन
कहने का मतलब है कि लोकसभा को विघटित किया जा सकता है जबकि राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है। तो आपका सही जवाब लोकसभा हो जाएगा यहाँ पे निम्न सभा के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को, संसद को आप देख लें, उच्च सदन, निम्न सदन, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, ये सारी चीज़ें जरूर आप देखें। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सुनहरी क्रांति संबंधित है, आसान है। सुनहरी क्रांति इंपॉर्टेंट भी है, बागवानी से ये संबंधित है। ठीक है, मत्स्य, आलू, झींगा उत्पादन, मत्स्य की अगर हम लोग बात कर लें तो इसे नीली क्रांति भी कहा जाता है, नीली क्रांति से संबंधित है ये। ठीक है, आलू, झींगा उत्पादन को अगर हम लोग देखें तो इसे गुलाबी क्रांति के नाम से जानते हैं, गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति। तो इसे भी आपको नोट करते जाने हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जब तक परीक्षा नहीं होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चन तो हम पुरा दिए हैं। अभी और क्वेश्चंस आएंगे 50 50 50 50 रोज क्वेश्चंस आ रहे हैं। 50 की जगह पे देखिए हर क्वेश्चन 2 3 4 एक्स्ट्रा जुड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि 50 की जगह पे 200 क्वेश्चन रोजाना आ रहे हैं। ठीक है, एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने होते हैं? अभी हमने चर्चा किया, यह 7 तरह के होते हैं। मूल मात्रक कितने हैं? 7 हैं, इसे याद रखने हैं। चलिए 14 नंबर सवाल देखेंगे। जूल किसका मात्रक है? ऊर्जा का, कार्य का, उपरोक्त दोनों, शक्ति का। तो ऊर्जा का भी मात्रक होता है, कार्य का भी मात्रक होता है, उपरोक्त दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। जूल जो होता है कार्य का, ऊर्जा का, दोनों का मात्रक होता है। अब आगे देखेंगे शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को या फिर मीथेन को? तो शुष्क बर्फ जो कहलाता है ये कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या फिर विचलन के कारण? तो 4 ऑप्शन हैं आपके, तो अपवर्तन का कारण इसका सही जवाब हो जाएगा। तारा जो टिमटिमाता है वो अपवर्तन के कारण ऐसा संभव होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की अगर बात करें तो आप देखेंगे हीरा चमकता है, हीरा का चमकना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये पूछ लिया जाता है परीक्षा में। चलिए शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? कुचालक होती है, चालक होती है, अम्लीय या क्षारीय होती है? आसान है, तो ये कुचालक होता है। शुद्ध जल अगर है तो वो क्या हो जाएगा? कुचालक हो जाएगा, याद रखना है। शुद्ध जल की प्रकृति कैसी होती है? कुचालक होती है। कुक्का आंदोलन के नेता कौन था? भगत सिंह, बिस्मिल, राम सिंह, श्याम सिंह। तो कुक्का आंदोलन हुआ कब था? सबसे पहले आप जाने तो 1872 ईस्वी के आसपास हुआ था, 72-76। ठीक है, तो कुक्का आंदोलन की शुरुआत हालांकि मानी जाती है और पहले 42 से मानी जाती है, 1840-42 से मानी जाती है। 1872-76 में यह चरम पर था कुक्का आंदोलन, और इसके जो नेता माने जाते हैं ये राम सिंह माने जाते हैं। और कुक्का आंदोलन खास करके पंजाब में ये शुरू हुआ था, पंजाब में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, कुक्का आंदोलन पंजाब से संबंधित है। चलिए, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध? नहीं, गलत है ये। भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध? ये भी नहीं है। मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध? देखिए ये सत्याग्रह सही है, ये 4 ऑप्शंस में ये सही जवाब होगा। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध? नहीं, तो ये आपका सी सही जवाब हो जाएगा। 20वां नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। 20वां क्या कहता है? निम्न में किसने गांधी इरविन समझौते में गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? तो गांधी इरविन समझौता हमने बताया है, किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं। हमको याद है कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये हम बताए हैं। सबसे पहले आप जाने एस.सी. बोस, एलन कैंपबेल जॉनसन, वी.जी. हरमन, सरोजिनी नायडू। तो ये कहा था सांत्वना पुरस्कार जॉनसन के द्वारा बोला गया था। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरेजी, बसावन या फिर मंसूर? इसका सही जवाब हो जाएगा मंसूर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर को माना जाता है। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ? देखिए याद रखिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मुगल काल या फिर चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था ये बताना है। अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर। 4 ऑप्शन हैं आपके। तो इसकी शुरुआत की बात कर लें तो ये बाबर ने शुरुआत किया था, जिसे अकबर ने बढ़ाया था। विकास किसने किया था? अकबर को माना जाता है, लेकिन बाबर ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखना है इस चीज को। चलिए, मराठा अधिकारियों में से राजस्व विभाग की देखभाली कौन करता था? मराठा अधिकारी, इसे अष्टप्रधान कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान बोला जाता था। ठीक है, ये जो मराठा अधिकारी होते थे इसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। पेशवा प्रधानमंत्री कहलाता था। एक एक चीजों को जान लें यहाँ पे। पेशवा प्रधानमंत्री कहलाता था।
अमात्य जो था यही राजस्व विभाग की देखभाली करता था। ये राजस्व से संबंधित या इसे वित्त मंत्री भी कह सकते हैं, वित्त मंत्री कह सकते हैं। ये राजस्व विभाग देखता था। सचिव जो था ये क्या करता था? सचिव ये पत्राचार का काम करता था। विदेश सचिव भी इसको कह सकते हैं, विदेश मंत्री भी कह सकते हैं, विदेश मंत्री भी से कह सकते हैं। खास करके ये ऑफिशियल चीज़ों को देखता था, कार्यालय, ठीक है, पत्राचार, ये सारी चीज़ें सचिव के द्वारा देखा जाता था। और विदेश मंत्री सुमंत को कहा जाता था, ध्यान देना है, सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था, जबकि सचिव जो था कार्यालय पत्राचार करता था। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट कर लेना है। चलिए, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद अभी तुरंत हमने बताया था, गुप्त प्रशासन, चोल प्रशासन, विजयनगर प्रशासन, मराठा प्रशासन। तो अष्टप्रधान जो था ये मराठा प्रशासन में था, ठीक है। चलिए, उसके बाद आगे, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? बीजे तिलक, सी.आर. दास, दादा भाई नेहरूजी, महात्मा गांधी। तो ये हो गए दादा भाई नेहरूजी के द्वारा सबसे पहले इसकी आवाज़ उठाई गई थी। सबसे पहले ये राष्ट्रीय मांग के रूप में प्रस्तुत किया गया था दादा भाई नेहरूजी के द्वारा। 1906 का जो अधिवेशन हुआ था कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था 1906 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरूजी ने किया था। और इसमें स्वराज बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम मांगा गया था, ठीक है। और दादा भाई नेहरूजी 3 बार कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष बने थे, 3 बार अध्यक्ष चुने गए थे। कब कब चुने गए थे? एक तो 1906 ईस्वी हो गया, एक 1886 में, ठीक है, एक 1893 में और एक 1906 में। तो तीनों को याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? बीसी पाल, तिलक, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था, ये बताना है। तो भीख मांगने वाली संस्था अरविंद घोष ने कहा था। ये उग्रवादी या कह सकते हैं कि गरम दल के नेता थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था के रूप में संबोधित किया था। आगे देखेंगे, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक या फिर अरविंद घोष। तो निष्क्रिय विरोध का जो सिद्धांत लाया गया था, ये लाया गया था अरविंद घोष के द्वारा। अरविंद घोष ने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1902, 1905, 1906, 1909। तो 1905 इसका सही जवाब हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? 1905, जो कि बनारस में हुआ था। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 ईस्वी में। और 1905 ईस्वी में कुछ संबंधित चीज़ों को देख लें। बंग भंग की शुरुआत की गई थी किसके विरोध में? तो बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। इसे भी आप नोट कर सकते हैं, बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की गई थी। आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो ये 1905 से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। इस समय जो वायसराय था वो कौन था? कर्जन था, लॉर्ड कर्जन इसे माना जाता है। लॉर्ड कर्जन इसका नाम था। तो इन सारी चीज़ों को थोड़े थोड़े चीज़ों में आप नोट करते चले जाएं। निम्न में कौन सा नेता उग्रवादी नेता नहीं था? उग्रवादी कहने का मतलब है कि कांग्रेस जो था, कांग्रेस में 2 प्रकार के नेता थे। 1907 ईस्वी का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन, ठीक है, इसमें नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, 2 दलों में कांग्रेस विभाजित हो गया था। नरम दल दादा भाई नेहरूजी लीड कर रहे थे। गरम दल में कौन कौन थे? जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और भी अरविंद घोष, ये सारे जो थे ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो गए, दादा भाई नेहरूजी हो गए, ये नरम दल के नेता थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं उग्रवादी नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक ये उग्रवादी नेता थे, गरम दल के नेता थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी उग्रवादी नहीं थे, बल्कि ये नरम दल के नेता थे, उदारवादी माने जाते थे। बिपिन चंद्र पाल जो थे ये गरम दल के नेता थे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद करते जाना है। चलिए, कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? कैबिनेट मिशन आया कब था? कैबिनेट मिशन कब आया था? याद रखें, 1946 ईस्वी में, ठीक है। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? सर पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड बोवेल या फिर सर जॉन साइमन।
तो सर पैट्रिक लॉरेंस इसका सही जवाब हो जाएगा। आप शॉर्टकट में याद रखें, तीनों का नाम हम बता देते हैं। कैबिनेट मिशन 3 सदस्य था। कौन कौन था? एक लॉरेंस था, इसी तरह से आपको याद रखना है, ज़्यादा नहीं। लॉरेंस था, क्रिप्स था, एक एलेक्जेंडर था। शॉर्टकट नाम याद रखना तीनों का, लॉरेंस, क्रिप्स, एलेक्जेंडर, 3 नाम याद रखने, क्योंकि ये परीक्षा फ्रेंडली है, एकदम आएगा, किसी भी परीक्षा में ये पूछ दिया जाता है। तो मेनली रूप से आपको जो नेतृत्व किया था लॉरेंस किया था, अध्यक्ष था लॉरेंस के द्वारा, क्रिप्स, एलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। चलिए 31 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर राजगोपालाचारी? तो 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1946 में जो गठित अंतरिम कैबिनेट बना था उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना, प्रांतीय समूहीकरण ये तो था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल ये भी था, पाकिस्तान की स्वीकृति ये नहीं था, संविधान निर्माण का अधिकार ये भी था। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में जो था ये तो ठीक है, जो नहीं था जैसे पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन के द्वारा नहीं किया गया था। अब आगे देखेंगे 33 नंबर। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। लाइफ डिवाइन, ध्यान से देखें, रविंद्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चटर्जी या बी.डी. सावरकर है या फिर अरविंद घोष है? 4 ऑप्शंस में से आपका सही जवाब हो जाएगा श्री अरविंद घोष। अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक की रचना की गई थी, जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में किया गया था, प्रकाशन किया गया था। तो इसे आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। लाइफ डिवाइन 1939 ईस्वी में अरविंद घोष के द्वारा यह पुस्तक प्रकाशित की गई थी। हिंद स्वराज किनके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर अबुल कलाम आजाद? 4 ऑप्शन से आपके 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी पुस्तक है और इसका प्रकाशन 1919 ईस्वी में किया गया था। प्रकाशन कब किया गया था? 1909 ईस्वी में, ठीक है। तो इसे आप याद रखें, हिंद स्वराज बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, वंदे मातरम किनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पॉल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद? वंदे मातरम पुस्तक है, यहाँ पे वंदे मातरम एक पत्रिका है तो जिससे बिपिन चंद्र पॉल ने लिखा है, ठीक है, बिपिन चंद्र पॉल ने लिखा है वंदे मातरम। लेकिन वंदे मातरम गीत की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो ये कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, कंफ्यूजन नहीं होना है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ये लिखी गई गीत है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा वंदे मातरम कहाँ लिखा गया है? तो ये आनंद मठ में आपको मिलेगा, आनंद मठ में ये मिलेगा, ठीक है। तो वंदे मातरम ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, तिलक भारतीय अशांति के जनक थे, किसने कहा था? वैलेंटाइन चिलोर, मार्ले, मिंटो, चैम्सफोर्ड? 4 ऑप्शन में से आपका सही जवाब ए हो जाएगा। वैलेंटाइन चिरोल जो था ये ब्रिटिश पत्रकार था, ये क्या था? ब्रिटिश पत्रकार था, ब्रिटिश पत्रकार था, ठीक है। इसने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में संबोधित किया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस वर्ष किया गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1949, 50, 51, 52? तो ये अगस्त 1952 में किया गया, अगस्त, ठीक है, अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष कौन होते हैं ये भी आप जान लें। अध्यक्ष जो होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो इसे भी आपको याद रखने हैं। अगर सदस्य की बात कर लें तो राज्यों के जो मंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं और प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी। 1954 की संधि के अनुसार पंचशील के सिद्धांत संबंधित था चीन भारत से, रूस भारत से, बांग्लादेश भारत से, पाकिस्तान भारत से। तो इसे पंचशील समझौता के नाम से भी जाना जाता है, पंचशील समझौता, पंचशील समझौता कहा जाता है इसे, पंचशील समझौता के नाम से इसे जाना जाता है। और यह भारत और चीन के मध्य 1954 ईस्वी में किया गया था। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य में। भारत की संसद द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 53, 54, 55, 56? 4 ऑप्शन हैं आपके। तो सबसे पहले आप जान लें
कि राज्य पुनर्गठन आयोग एक था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना की अगर हम लोग चर्चा करें तो स्थापना की गई थी 1953 ईस्वी में। ठीक है, 1953 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। और ये अपना रिपोर्ट सौंपा था। रिपोर्ट की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो रिपोर्ट सौंपा था 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में अपने रिपोर्ट सौंपा था और पारित हुआ था 1956 में, संसद द्वारा पारित जब कब किया गया था, 1956 ईस्वी में। और इसी के द्वारा 14 राज्यों की स्थापना की गई थी। 14 राज्यों की स्थापना की गई थी, 14 राज्यों की स्थापना, और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, टोटल 20 थे। ठीक है, तो 1956 ईस्वी में पारित हुआ था, तो इसका आंसर 1956 हो जाएगा। अध्यक्ष जो था राज्य पुनर्गठन आयोग का, जो अध्यक्ष बनाया गया था, ये किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? फजल अली। नाम क्या था इनका? फजल अली। इसे कभी कभी राज्य पुनर्गठन आयोग के जगह पे आपको फजल अली आयोग भी लिखा रहेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता फजल अली ने किया था। इन्हीं के देखरेख में यह आयोग कमीशन गठित किया गया था। 1953 ईस्वी में आनंद फानन में ये किया गया था। इसने अपना रिपोर्ट 3 वर्षों पर सौंपा था 1955 ईस्वी में, और पारित संसद के द्वारा ये हुआ था 1956 ईस्वी में। और तब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाना है, ये बताना है कौन कब हुआ है। जैसे कि चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन की बात करें तो 1917 ईस्वी में हुआ था, ये बिहार में हुआ था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो 1920 ईस्वी में। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात कर लें तो 1942 ईस्वी में। ये दांडी मार्च की बात करें तो 1930 ईस्वी में ये हुआ था। अब 4 को अगर आप देख लेंगे तो सबसे पहले जो हुआ था वो चंपारण आंदोलन था, तो सबसे पहले ए लिखेंगे। उसके बाद कौन हुआ था? उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन यानी कि बी हुआ। उसके बाद हुआ था दांडी मार्च यानी कि डी हुआ। इसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि सी हुआ। तो इस तरह से कालक्रम के अनुसार सजाना है। हालांकि ये कूट दिया हुआ रहता है परीक्षा में, या फिर मिलान करने के लिए दिया हुआ रहेगा, या फिर कूट दिया हुआ रहेगा उसको सजाने के कालक्रम के अनुसार। तो इस तरह से आप बना सकते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे शॉर्टेज किया गया है, हालांकि क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? फिर वही चीज़ें हैं। हड़प नीति, बंगाल विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। तो सबसे पहले हड़प नीति को देखेंगे तो ये 1848 ईस्वी के आसपास हुआ था। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर जनरल था, लॉर्ड डलहौजी। इसे भी आपको हालांकि याद रखने हैं कि हड़प नीति जो था, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है हड़प नीति को, व्यापगत सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। कहीं कहीं आप इसे व्यापगत सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो आपको कहीं कहीं ये हड़प नीति या फिर व्यापगत सिद्धांत, या कहीं कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी बोला जाता है। तो इन चीज़ों को आपको नोट कर लेने हैं। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह किया गया था। बंगाल विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो हम बता चुके हैं, ये कर्जन के काल में 1905 ईस्वी में किया गया था बंगाल विभाजन। स्थायी बंदोबस्त की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के शासनकाल में, कॉर्नवालिस के द्वारा ही शुरू किया गया था। कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर था। सहायक संधि की अगर बात करें तो ये 1798 ईस्वी में शुरुआत की गई थी लॉर्ड बेलेजली के द्वारा यह शुरुआत की गई थी। तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखने हैं। सबसे बाद में क्या हुआ आप देख सकते हैं। सबसे शुरुआत अगर बात करें तो सबसे पहले 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त हुआ है, तो सबसे पहले तो सी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 1798 ईस्वी में सहायक संधि जो कि बेलेजली ने शुरू किया था, तो डी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप बात कर लें तो 1848 ईस्वी हड़प नीति की शुरुआत की गई थी, तो ये ए हो जाएगा। उसी तरह से बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, तो बी हो जाएगा। तो इस तरह से कालक्रम अनुसार तो बाद में सबसे बाद में कौन हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तभी आप इस तरह के प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे, सारी जानकारी आपके पास रहेगी तब, अन्यथा तुक्का मारना होगा। दुर्गापुर के स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951, 50, 51 में मानी जाती है। तो दुर्गापुर के स्टील प्लांट के साथ साथ 2-3 और याद रख लें। दुर्गापुर के साथ साथ राउरकेला और एक और केला, एक भिलाई था, भिलाई संयंत्र भी इसी के अंतर्गत आता है। राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के जो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी
प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम पंचवर्षीय योजना। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसकी स्थापना की गई थी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के स्टील प्लांट की स्थापना। चलिए अब आगे देखेंगे 43 नंबर सवाल, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आप ऑप्शंस देख सकते हैं, विलियम जोन्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम या सुभाष चंद्र बोस। चार ऑप्शंस में से आप देखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में 1876 ईस्वी में की गई थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। चलिए आगे देखेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम फ्रेंडली है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से, मार्ले घोषणा के नाम से, मिंटो घोषणा के नाम से या फिर चर्चफोर्ड घोषणा के नाम से। तो इसे जो माना जाता है, ये सुधार को घोषणा माना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से। मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। याद रखना है 1917 का जो सुधार का घोषणा किया गया था, क्यों? क्योंकि ये उस समय भारत के सचिव थे, भारत के सचिव थे, ठीक है, और इसी के नाम पर सारे ये सरकारी कार्यों को किया जाता था, जैसे कि अभी के राज्यपाल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखें, फाइलेरिया का संक्रमण किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है एडिज मच्छर, एनाफ्लीज मच्छर, क्यूलेक्स या फिर स्वाम्प मच्छर। चार ऑप्शन हैं आपके। तो फाइलेरिया का जो संक्रमण होता है वह क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एनाफ्लीज मच्छर जो कि मादा एनाफ्लीज के द्वारा फैलता है, इससे मलेरिया रोग होता है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है। एक होता है एडिज मच्छर जिससे डेंगू फैलता है, ठीक है, डेंगू। तो इन सारी चीजों को आपको नोट करते जाना है। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, मेनिंजाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क, यकृत, हृदय या फिर चार ऑप्शन है आपके। तो मेनिंजाइटिस जो संबंधित है मस्तिष्क से संबंधित रोग है, मेनिंजाइटिस इसे बोला जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन सा पद सुमेलित है ये बताना है। टेटनस बीसीजी से संबंधित है, ट्यूबरक्लोसिस एटीएस से संबंधित है, मलेरिया क्लोरोक्विनेन से संबंधित है, स्कर्वी थायमिन से संबंधित है। सभी गोलमाल है, इसमें कौन सा पद सुमेलित है ये बताना है। तो टेटनस बीसीजी ये तो सही नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस एटीएस ये भी सही नहीं है, मलेरिया क्लोरोक्विनोन देखिए एक दवा का नाम है जो कि मलेरिया से संबंधित है, ये आपका सही होगा, ठीक है। मलेरिया ये क्लोरोक्विनेन नाम का एक दवा है जो कि मलेरिया में काम करता है। स्कर्वी डिजीज है, ये थायमिन जो होता है ये विटामिन का नाम है, स्कर्वी डिजीज होता है विटामिन सी के कारण। तो इन सारी चीजों को देखने के बाद आप सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे आज का 49 नंबर सवाल, किस प्रदूषक के द्वारा वृक्क रोग होता है, जिसे किडनी रोग भी कहते हैं? कैडमियम, लोहा, कोबाल्ट, कैंसर। तो इसका सही जवाब कैडमियम हो जाएगा। ये प्रदूषक जो है ये वृक्क को प्रभावित करता है। आज का अंतिम सवाल देखेंगे, एक नाव जल में डूबेगी नहीं जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? तो सबसे पहले तो आप जाने आयतन, भार, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनत्व। तो इसका आंसर आप जाने तो इसका आंसर होगा ये भार हो जाएगा, ठीक है। एक नाव जल में डूबेगी नहीं जब उसके द्वारा विस्थापित जल किसके बराबर होगा? उसके भार के बराबर होगा। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है, उत्प्लावनता का नियम, याद रखना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत इसे कहा जाता है, जिसे उत्प्लावनता का नियम भी कहीं कहीं आप देखेंगे। तो इसका सही जवाब ये हुआ, ठीक है। 50 प्रश्न जीएस के इस तरह से। और अगर अच्छा लगे वीडियो, पसंद आए तो लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को देखे हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।